हे एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अमन बहल। आप देख रहे हैं वाई टी योर इंग्लिश ट्यूटर। आप सभी का वेलकम करता हूं हमारी संडे स्पेशल और यूट्यूब की सबसे यूनिक इंग्लिश की क्लास में। ये क्लास यूनिक क्यों है आप खुद ही 5 मिनट में फील करोगे। देखो, इस क्लास के अंदर आपको एक ही सेंटेंस को हैंडल करना है, सिर्फ एक सेंटेंस। लेकिन ये सेंटेंस नहीं है, ये अपने आप में एक पैराग्राफ है, बहुत बड़ा वाला सेंटेंस है। आपको सीखना है कि ऐसे सेंटेंस को कैसे हैंडल करूं, कैसे इसका मीनिंग निकालूं, और जो भारी भारी वर्ड्स आए हैं इनको लॉजिकली आपको वोकैब को दिमाग में बिठाना है। सब कुछ अपने लॉजिकली करेंगे इस क्लास में, रट्टे वट्टे आपको कम से कम मरवाएंगे। और साथ में इस सेंटेंस में आपको ढेर सारे ग्रामेटिकल एरर्स मिलेंगी, तो 4 से 5 नए ग्रामर रूल्स को, कॉन्सेप्ट्स को आप लॉजिकली समझेंगे। तो इसलिए क्लास यूनिक है। पेड कंटेंट वाली क्लास है हमारी, लेकिन संडेज को मैं यूट्यूब के ऊपर इन क्लासेस को अपलोड करता हूं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। अपने प्यार को, अपने लाइक्स को, अपने शेयर्स को जरूर से दें। ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट तरीका है इस चैनल को सपोर्ट करने का। पिछले वीक में आपने जो भी द हिंदू पढ़ते हुए मेरे साथ सीखा, सबका सब इस सेंटेंस के अंदर इंक्लूडेड है। फर्स्ट सेंटेंस, पहले मैं इसको पॉज करूंगा, आप भी वीडियो को पॉज करो। एक बार अपना पूरा दम लगा करके इस सेंटेंस का मीनिंग निकालो। चलिए अब साथ में मिलकर निकालते हैं। द मेटिकुलसली प्लान्ड कैंपेन spearhead by a once pedestrian but now brazen leader sought to emulate the sacrosanct efficiency of medical institutions by encouraging people to go to the hospital rather than rely on perfunctory clinics। अजीब सा है ना सेंटेंस। एक काम करते हैं, ये जो भारी भरकम वर्ड्स है ना, इनको अभी आप मीनिंग मत निकालो, बाकी का पढ़ लो। कह रहा है ये जो प्लान्ड कैंपेन था, प्लान किया हुआ अभियान था। और कैसे प्लान था? मेटिकुलसली। मेटिकुलस का मीनिंग अभी आगे देखेंगे। कह रहा है इस तरह का जो ये कैंपेन था ना, जो स्पीयर हेडेड था। स्पीयर हेडेड का मतलब होता है लेड बाय, जिसकी अगुवाई में था एक इस टाइप का वंस पेडेस्ट्रियन लेकिन अब ब्रेजन लीडर। एक ऐसा लीडर जो कभी वंस पेडेस्ट्रियन हुआ करता था लेकिन आजकल ब्रेजन है। अब इसका मीनिंग हमें नहीं पता है, मीनिंग निकालेंगे, अभी अपने मोटा मोटा सेंटेंस पढ़ रहे हैं। कह रहा है ये जो कैंपेन था मेटिकुलसली प्लान्ड, जिसकी अगुवाई में था, जो लेड बाय था एक ऐसे लीडर के द्वारा जो अभी तो ब्रेजन है लेकिन वंस कभी, वंस का मतलब है कभी, कभी वो पेडेस्ट्रियन हुआ करता था। कह रहा है इस कैंपेन ने सॉर्ट किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाया, सीक वर्ब की। इसने कोशिश किया कि ये एम्युलेट करे। अब एम्युलेट हमें नहीं पता क्या होता है, कि ये एम्युलेट करे और किसको? उस एफिशिएंसी को, कार्यकुशलता को जो है सैक्रोसेंट। और ये एफिशिएंसी किसकी है? ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, चिकित्सा के केंद्रों की, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की। और ये काम वो कैसे कर रहा है? बाय लगा के बताएगा। एनकरेज करके लोगों को, बढ़ावा देके लोगों को कि वो हॉस्पिटल में जाएं, दे गो टू द हॉस्पिटल, बजाय या कि रादर देन रिलाय ऑन करने के, निर्भर रहने के ऐसे क्लिनिक्स पे, छोटे मोटे हॉस्पिटल्स पे जो परफंक्ट्री हैं। बड़े हॉस्पिटल में जाओ, परफंक्ट्री क्लिनिक में मत जाओ। अब ये कौन से परफंक्ट्री क्लिनिक्स हैं? परफंक्ट्री का मीनिंग हमें नहीं पता है, बाद में देखेंगे। कह रहे हैं ये वो क्लिनिक्स हैं जहां वेयर केयरलेस हैबिट्स हैड प्रोलिफरेटेड टू मच, जहां पे लापरवाही वाली आदतें प्रोलिफरेट कर चुकी थी बहुत ज्यादा, टू मच। और कैसे? बहुत ज्यादा, टू मच, रैपिडली, तेजी से। एंड आउटकम्स वर रिलेटिवली पुअर, और जो उनके आउटकम्स थे, इन क्लिनिक्स के जो नतीजे थे, जो इलाज के आउटकम्स थे, वो तुलनात्मक तौर पे खराब थे, पुअर थे। और किसके बजाय? उन सिस्टम्स के या उन हॉस्पिटल्स के जो ज्यादा डिसिप्लिन थे, जिनमें ज्यादा अनुशासन था। तो अगर आपको कोई सेंटेंस पढ़ना हो और वोकैब ना आती हो, तो बिना वोकैब जाने भी सेंटेंस का मोटा मोटा मीनिंग निकाला जा सकता है। जब वोकैब ऐड कर दोगे तो पूरा मीनिंग निकल आएगा। समझ पाए? एक बार रिपीट कर दूं इसको मैं, घबराना नहीं है, वोकैब आएगी सारी। कह रहे एक कैंपेन था जो प्लान्ड था मेटिकुलसली। हमें नहीं पता मेटिकुलस क्या होता है, होगा कुछ, उसके हिसाब से प्लान्ड था। और जिसकी अगुवाई में था या स्पीयर हेडेड बाय था, लेड बाय था एक ऐसे लीडर के द्वारा ये कैंपेन, जो आजकल तो ब्रेजन है लेकिन कभी कभी पेडेस्ट्रियन हुआ करता था, कभी किसी वक्त। कह रहे इस कैंपेन ने सीक की सेकंड फॉर्म लगा के सॉर्ट किया, या इस काम को करने की कोशिश की। सीक यानी किसी काम को करने की या पाने की कोशिश करना, कि ये एम्युलेट करे। अब एम्युलेट हमें नहीं पता। इसने कोशिश की कि एम्युलेट करे उस एफिशिएंसी को जो बड़ी सैक्रोसेंट है, वो कार्यकुशलता जो कि सैक्रोसेंट है। और ये सैक्रोसेंट है मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की, अस्पतालों की। और ये इन्होंने ऐसे किया कि ये एनकरेज करता था कैंपेन लोगों को, बाय लगा के बता रहा है कौन सा काम कैसे हुआ है, कि वो हॉस्पिटल में जाएं, बड़े हॉस्पिटल में जाएं, बजाय रिलाय ऑन करने के, निर्भर रहने के ऐसे क्लिनिक्स पे, छोटे छोटे जो परफंक्ट्री टाइप के हैं। और परफंक्ट्री क्लिनिक्स कौन से हैं? बड़े खराब से क्लिनिक्स हैं, जहां पे लापरवाही वाली हैबिट्स जो हैं
या आदतें जो हैं प्रोलिफरेट कर चुकी हैं बहुत ज़्यादा तेजी से, और जहाँ पे जो नतीजे हैं इलाज के, आउटकम्स हैं, वो तुलनात्मक तौर पे बहुत खराब हैं, पुअर हैं, बजाय ज़्यादा अनुशासित सिस्टम्स के या फिर ज़्यादा बड़े हॉस्पिटल्स के जहाँ पे डिसिप्लिन बना रहता है। चल अब आ जाओ वोकैब को देख लेते हैं फटाफट। 4-5 वर्ड्स हैं, 6-8 वर्ड्स, ये सारे के सारे पिछले वीक में आए थे, इनको अपने फटाफट से रिवाइज करना है। पहला जो वर्ड आया था वो आया था मेटिकुलस। क्या होता है मेटिकुलस? जब किसी काम को बहुत डिटेल में आप करते हो, एकदम बारीकियों को समझते हुए, केयरफुल तरीके से, एफर्ट लगा के, तो वो काम कहलाता है अंग्रेजी में मेटिकुलस। इसको पंक्टिलियस और फस्टिडियस भी बोलते हैं। तीनों ही बड़े अच्छे वन वर्ड्स हैं, वन वर्ड्स अंग्रेजी में, ये मेटिकुलस, पंक्टिलियस और फस्टिडियस। तीनों ही काम ऐसे होंगे जिसमें आप बहुत गहरे में उतर गए हैं। जैसे एक क्लास बड़ी मेटिकुलस लगेगी आपको, आप जब समझोगे, पूरी क्लास देखोगे तो आपको पता लगेगा एक एक पॉइंट को हमने मेटिकुलस मैनर में कवर किया। शी केप्ट मेटिकुलस रिकॉर्ड्स ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। ये महिला या बंदी रखा करती थी बहुत ही डिटेल्ड और केयरफुल रिकॉर्ड हर एक ट्रांजैक्शन का, हर एक, ठीक है ना, ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रांजैक्शन का, लेन देन का। तो ये वर्ड है मेटिकुलस। अब देखो मेटिकुलस का बिल्कुल उल्टा क्या होगा? जिस काम में बारीकियां ना हो, जो ऊपर ऊपर से किया गया हो, आधे मन से किया गया हो, ऐसे कामों को अंग्रेजी में बोलते हैं परफंक्ट्री। तो मेटिकुलस और परफंक्ट्री एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। परफंक्ट्री मतलब जो डिटेल्ड नहीं हो, छिछला हो, शैलो हो। छिछला समझते हो ना, गहरा तो होता है डीप, जो अंदर घुस जाए, जो ऊपर ऊपर ही रह जाए वो छिछला होता है शैलो। शैलो कर्सरी इसके सिनोनिम्स हैं, यूज करके देखो। द परफंक्ट्री प्रोब बाय पुलिस लेड टू एक्विटल ऑफ ऑल एक्यूज्ड। जो बहुत ही अदमने से की हुई जो प्रोब थी या जांच थी, प्रोब का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, परफंक्ट्री आपने देख लिया, बिना गहराई में उतरे। जो बिना गहराई में उतरे या आधे मन से की गई जांच थी पुलिस के द्वारा, उसने लीड टू किया या वो ले गई हमें बाइज्जत बरी होने तक, एक्विटल तक, सभी एक्यूज्ड के, सभी आरोपियों के। तो पुलिस की जांच ऐसी थी कि सभी आरोपियों को कोर्ट को छोड़ना पड़ा, बहुत छिछली जांच थी। फिर एक वर्ड आया था स्पीयर हेड। देखिए स्पीयर यानी भाला, हेड का मतलब है सर। ये है भाला और ये भाले का सर है आगे नुकीला वाला। मुझे ये बता दो भाला किस डायरेक्शन में जाएगा? जिस डायरेक्शन में भाले का सर होगा। अब नॉर्थ में डालो तो नॉर्थ में जाएगा, पूरा भाला जो पीछे वाला ये जाएगा सर के पीछे पीछे। वहीं से वर्ड अंग्रेजी में बनाई गई है। अगर आप किसी को लीड करें तो आप भाले के सर बन जाते हैं, स्पीयर हेड करने लगते हैं आप उस जो है अगुवाई में आ जाते हैं, आपके पीछे पीछे पूरा अभियान चलता है। टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, बिल्कुल आगे से आकर के अगुवाई करना स्पीयर हेड करना कहलाता है। द न्यू सीईओ विल स्पीयर हेड द कंपनीज एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। नया सीईओ भाले का सर बनके स्पीयर हेड करेगा, अगुवाई करेगा इस कंपनी के विस्तार के प्रोजेक्ट का या एक्सपेंशन प्रोजेक्ट का। एक और वर्ड आया था पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन वर्ड के अंग्रेजी में 2 मीनिंग्स हैं। पहला मीनिंग जब लगभग सबको आता है, पहला मीनिंग है पैदल चलने वाला कोई भी इंसान, है ना, जो सड़क पे बिना किसी गाड़ी घोड़े के चल रहा है, ऐसे पैदल चलने वाले आदमी को बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। दूसरा मीनिंग है इसका मीडियोकर, एवरेज, जो बहुत अच्छा भी ना हो और बहुत खराब भी ना हो, बीच बीच का, मंझला बोलते हैं ना, उसको भी पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। अब दूसरा मीनिंग याद कैसे रहेगा आपको? देखिए ऐसा माना जाता है कि सड़क पे, देखो होना तो नहीं चाहिए लेकिन क्लासिस्ट है दुनिया, अगर आप सड़क पे चल रहे हैं और कोई गाड़ी नहीं है आपके पास, बाइक भी नहीं है, साइकिल भी नहीं है, और चले जा रहे हैं, तो आप एक बहुत आम तरह के आदमी हैं। क्योंकि अगर आप खास होते तो आपके पास कोई वाहन होता, समझ पा रहे हो? आपको चलने की कहीं पहुंचने की जल्दी होती, आप कोई गाड़ी लेके निकलते। अगर आप ऐसे ही टहल रहे हो तो कुछ काम आपके पास नहीं है, शायद आपके पास गाड़ी भी नहीं है, इसलिए पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है मंझला या मीडियोकर। आप कोई अव्वल दर्जे के आदमी नहीं हो, आपके पास खूब टाइम है, ऐसे ये वर्ड अंग्रेजों ने बनाया है। तो पेडेस्ट्रियन वर्ड का दूसरा मीनिंग इसी तरीके से लॉजिकली दिमाग में बिठा के रखना है, एवरेज, आम आदमी। चलिए एवरेज आदमी को, मीडियोकर इंसान को अंग्रेजी में बैनल, प्रोजाइक और हमड्रम भी बोलते हैं, जो अनएक्सेप्शनल हो, जिसमें कुछ भी खास ना हो। द मूवी हैज अ पेडेस्ट्रियन प्लॉट। ये मूवी का जो प्लॉट है, जो कहानी है, वो बड़ी आम सी है, पेडेस्ट्रियन सी है, कुछ भी उसमें खास नहीं है। तो दोनों ही तरीके से ये वर्ड के मीनिंग आपको याद रखने हैं। चलिए और 4 वर्ड्स हैं वो भी देख लो फटाफट। यही सारे वर्ड्स आपके इस आर्टिकल में, इस सेंटेंस में लगे हुए थे। मेटिकुलस, स्पीयर हेड, पेडेस्ट्रियन, है ना, परफंक्ट्री। चलो बाकी के 4 वर्ड्स हैं। पहला वर्ड अपने पास ब्रेजन। देखिए ब्रेजन का मतलब होता है डिस्ग्रेसफुल या शर्मनाक। कोई ऐसा काम जो आप गलत भी कर रहे हो लेकिन सीना तान के कर रहे हो, तो आप बड़े ब्रेजन टाइप के आदमी हो, शर्म आपको नहीं आती। आपका मतलब किसी भी इंसान को आपको शर्म नहीं आती और आप मतलब कहते हैं चोरी और सीना चोरी, उस तरह के आदमी हो आप। तो ये होता है ब्रेजन वर्ड का पहला मीनिंग।
और जो दूसरा मीनिंग है ना वो उससे कनेक्टेड ही है। दूसरा मीनिंग ये कहता है ब्रेजन का कि आप इस तरह के आदमी हैं जो बड़े ही बोल्ड टाइप के पर्सन है। भाई अगर आप कोई काम गलत तरीके से कर देते हो और खुलेआम कर देते हो और आपको शर्म नहीं आती है तो ये तो नेगेटिव तरीके से डिस्ग्रेसफुल हो गया। लेकिन कभी कभी कोई आदमी आपको अच्छा भी मिलेगा जो बहुत बोल्ड होगा, जो घबराएगा नहीं, गलत बात बोल देगा, सही बात बोल देगा लेकिन गलत वर्ड्स में भी बोल देगा। तो ये जो दूसरा मीनिंग है ना, एक थोड़ा सा पॉजिटिव है। वैसे ये वर्ड नेगेटिव ही होता है। यूज करके दिखाता हूं मैं आपको। द ब्रेजन वायलेशन ऑफ द रूल्स शॉक द कमिटी। जो खुलेआम होने वाली वायलेशन थी, धड़ल्ले से होने वाला जो उल्लंघन था इस कानूनों का, रूल्स का, उसने शॉक कर दिया, पूरी कमेटी को हैरान कर दिया। चलिए, ऑडेशियस और इंसोलेंट ये बड़े अच्छे वर्ड्स हैं किसी ब्रेजन आदमी के लिए जो ज्यादा कहने से पहले कुछ सोचता ना हो और गलत काम भी कर देता हो बिना शर्म के। चलिए, एक और वर्ड है एम्युलेट, ये भी आया आज। एम्युलेट का मतलब होता है जी किसी की मिमिक्री करना, कॉपी करना ताकि आप उसके बराबर आ जाएं। आपने बहुत सारे क्रिकेटर्स को, एक्टर्स को देखा होगा जो नए आते हैं इंडस्ट्री में और पुराने क्रिकेटर्स, एक्टर्स के स्टाइल को कॉपी करते हैं। जैसे वो आमिर खान के भांजे आए थे ना, इमरान खान, इमरान खान ही नाम था उनका शायद, तो आपको उनको इमरान खान के अंदर आमिर खान की झलक मिलेगी उनकी एक्टिंग के अंदर, है ना। रोहित शर्मा की बैटिंग के अंदर आपको सचिन तेंदुलकर का कुछ जो है झलक दिखने को मिलेगा। तो अंग्रेजी में जब आप किसी की झलक आपके अंदर दिखे और आप किसी को कॉपी करके उसके बराबर आ रहे हो तो उसको बोलते हैं एमुलेट करना। इमिटेट करना, कैचअप विद समवन करना भी इसके सिनोनिम है। मैनी स्टार्टअप्स एमुलेट द स्ट्रेटजीज ऑफ सक्सेसफुल फर्म्स। बहुत सारे स्टार्टअप्स जो हैं कॉपी करने के करते हैं या बराबर आने की कोशिश करते हैं उन स्ट्रेटजीज को जो है कामयाब फर्म्स की, सक्सेसफुल कंपनीज की। चलिए, एक और वर्ड है सैक्रोसेंक्ट। ये बड़े अच्छे से याद हो जाता है। देखिए, सैकड़ों यानी हंड्रेड्स ऑफ, और ये सेंट है ना, इसको मान लो संत। कोई जगह है जहां पे सैकड़ों संत बैठे हैं, महात्मा बैठे हैं, साधु बैठे हैं, फकीर बैठे हैं, कैसी जगह होगी वो? अरे बहुत अच्छी जगह होगी, होली होगी, प्योर होगी। तो सैक्रोसेंक्ट वर्ड का मतलब ऐसे निकाल लेना, बहुत ही पवित्र जगह को सैक्रोसेंक्ट बोलते हैं। सैंक्टिफाइड, होली, सैक्रेड, ये सैक्रेड है। इनवॉयलेबल, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। इनवॉयलेबल वर्ड को भी थोड़ा ब्रेक करेंगे। देखिए, वॉयलेट करना यानी उल्लंघन करना, इनवॉयलेबल यानी जिसका उल्लंघन ना किया जा सके। जैसे एक मंदिर है, मंदिर बड़ा सैक्रोसेंक्ट है, मस्जिद है, आप उसमें जूता पहन के नहीं जा सकते, इनवॉयलेबल है वो, आप उल्लंघन नहीं करोगे कभी भी। मंदिर, मस्जिद जो है, चर्च का मुझे पता नहीं है, अंदर कम से कम जूते चप्पल गंदे तो बाहर उतार के जाओगे ना। तो ये जगहें इसलिए सैक्रोसेंक्ट है क्योंकि इनका वॉयलेशन नहीं होता। तो इनवॉयलेबल भी इसका एक सिनोनिम है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसीडर्ड सैक्रोसेंक्ट इन अ डेमोक्रेसी। जो संविधान होता है वो माना जाता है बड़ा पवित्र, बड़ा होली या प्योर किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर। चलिए, एक और वर्ड है, लास्ट वर्ड है अपना, प्रोलिफरेट। देखिए, प्रोलिफरेट का मतलब होता है दिन दुगना रात चुगना, तरक्की करना या बढ़ना, संख्या में, आकार में, मात्रा में, नंबर्स में, क्वांटिटीज में। अगर आपने कहीं कीचड़ में देखा हो कभी कमल उगते हुए या सिंगाड़े उगते हुए तो आपको पता होगा मशरूम, सिंगाड़े, कमल जो है रातों रात उग जाते हैं। बांस जो होता है, बांस का पेड़ भी ऐसा ही होता है, पौधा होता है ना बांस का, आप उसको देख रहे हो छोटा सा, अचानक से रातों रात वो बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे इस वर्ड को आप कनेक्ट करके रखना, टू ग्रो एंड प्रॉस्पर वेरी फास्ट। अब इसके सिनोनिम क्या है? बर्जन करना, फ्लरिश करना, ब्लूम करना, तीनों का मतलब है फलना फूलना। फेक न्यूज कंटिन्यूज टू प्रोलिफरेट ऑन सोशल मीडिया। आज भी झूठी न्यूज जो है वो जारी है, दिन दुगनी रात चुगनी बढ़ना या प्रोलिफरेट करना सोशल मीडिया पे। चलो, वोकैब कर लिया आपने हैंडल। सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, जरूर से ज्वाइन कर लेना। तो ये थी इस आर्टिकल की पूरी वोकैब। सारे बड़े बड़े भारी भरकम वर्ड्स आपने एक बार देख लिए हैं। अब इस आर्टिकल पे इसको अप्लाई करना है और साथ में जो हिडन एरर्स हैं, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं इस सेंटेंस में, इनको अपने को ढूंढना है और सही करना है। लेकिन उससे पहले अपनी क्लासेस के सभी नोट्स, पीडीएफ्स आपको इस टेलीग्राम पे अवेलेबल है। सर्च करें @officialYT प्राइवेट ग्रुप है, या फिर इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक भी आपको अलग से दिया गया है। और इसके साथ जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, आइल्स का हो, यूपीएससी हो, इंग्लिश का सिलेबस कवर करने के लिए मेरी गाइडेंस में जरूर से डाउनलोड करें YT ऐप को। वीडियो के फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक दिया गया है। आपकी अपनी ऐप है, एंड्रॉइड और iOS दोनों पे अवेलेबल है। इस ऐप का ऑब्जेक्टिव सिंपल है, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन करवाना क्वालिटी कंटेंट के साथ और मिनिमम प्राइस पे। एकदम अफोर्डेबल कोर्सेज है, जैसे हमारा फ्लैगशिप कोर्स है, अभी फुल फ्लेजेड चल रहा है, इंग्लिश अनलॉक्ड। अब आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर इस कोर्स से आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें पूरी ग्रामर आ जाएगी, रीडिंग आ जाएगी, वोकैब आ जाएगी, सब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में ये पूरा कोर्स अवेलेबल है।
1 साल की वैलिडिटी, 2 साल की वैलिडिटी, 1.5 साल की वैलिडिटी, जैसा भी आप लेना चाहें। इसी के साथ जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में नहीं लिख पाते हैं, राइटिंग में स्ट्रगल करते हैं, तो आप राइटिंग कोर्स से 50 घंटे में इंग्लिश में लिखना सीख सकते हैं। ये कोर्स भी अभी अवेलेबल है। 50 to 60 आवर्स का क्रैश कोर्स है, किसी भी एग्जाम का डिस्क्रिप्टिव आपका कवर हो जाएगा। सिविल सेवाओं के लिए राइटिंग का एक अलग कोर्स बनाया गया है, जिसमें आपको एडवांस पोर्शन मिलता है राइटिंग का, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग। तो आप मिशन सिविल सर्विसेज इस कोर्स का बेनिफिट भी ले सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप करें या कॉल करें, टीम से आप बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में गिवन है। ऑलराइट, देखो ये सेंटेंस जो था ना आपका, इसको मैंने इस तरीके से छोटा छोटा पीस के अंदर ब्रेक कर दिया, और यही तरीका है पढ़ने का। जो ये कैंपेन था मेटिकुलसली प्लान्ड था। प्लान्ड यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है, मेटिकुलसली एक एडवर्ब है। मेटिकुलसली यानी बहुत सावधानी से, डिटेल्ड से, बहुत एकदम केयर के साथ। कह रहे बहुत ज्यादा डिटेल में प्लान्ड जो ये कैंपेन था, कैंपेन बन गया नाउन, पहला नाउन है सेंटेंस का, ये बन जाएगा सब्जेक्ट। अब देखो यहां लग गया कॉमा, इस कॉमा से इस कॉमा के बीच में मोस्ट प्रोबेबली इस नाउन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है। कौन सा कैंपेन? कह रहा है कैंपेन जो स्पीयर हेड था एक ऐसे लीडर के द्वारा जो कभी तो था पेडेस्ट्रियन लेकिन आजकल हो चुका है ब्रेजन। कभी तो वो बहुत था आम सा, पेडेस्ट्रियन याद है ना, आम सा, मीडियोकर, बीच का, मंझला। कभी तो वो बड़ा आम सा लीडर था लेकिन आजकल हो चुका है बड़ा ही बोल्ड टाइप का। ब्रेजन याद है, बोल्ड, सोच, बोलने से पहले सोचे नहीं। कह रहा है ये वाला कैंपेन, कह रहा है इस कैंपेन ने सॉर्ट किया। अब देखो यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, सीक वर्ब की सेकंड फॉर्म है सॉर्ट। सीक वर्ब को चेक करो डिक्शनरी में, सेकंड फॉर्म भी सॉर्ट होती है, थर्ड फॉर्म भी सॉर्ट होती है। लेकिन ये थर्ड फॉर्म क्यों नहीं है? थर्ड फॉर्म क्यों नहीं है? बहुत सिंपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आती। या तो इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बिंग, बीन लगा होगा बी फैमिली की वर्ब पैसिव में, या फिर उसके पहले हैज, हैव, हैड लगा होगा एक्टिव में। कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब बन के हैज, हैव, हैड या बी फैमिली की वर्ब्स के बिना नहीं आती। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, एक्चुअल में ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और वर्ब किसकी है? इस कैंपेन नाम के सब्जेक्ट की। तो कह रहा है इस कैंपेन ने कोशिश की कि ये एम्युलेट करे, एम्युलेट करे यानी बराबर आने की कोशिश करे उस एफिशिएंसी से, उस कार्यकुशलता से जो बड़ी पवित्र है, बड़ी सैक्रोसेंट है। और कार्यकुशलता किसकी है? मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की, या फिर यूं कह दें जो है हॉस्पिटल्स की और बड़े बड़े दवाखानों की। इंस्टीट्यूशन अपने आप में छोटा कोई वैद्य का किसी क्लिनिक की बात नहीं हो रही है, किसी बड़े हॉस्पिटल की बात हो रही है। तो ये इस कैंपेन ने कोशिश किया। इतना यहां पे पहले डाइजेस्ट करो फिर आगे बढ़ना, इतना डाइजेस्ट करके ही आगे बढ़ना। सेंटेंस तो बहुत लंबा है, बीच बीच में रुक जाया करो। ये था कैंपेन, इसने की कोशिश। कैंपेन कौन सा था? जो स्पीयर हेड था, जो कि अगुवाई में था एक ऐसे लीडर के द्वारा जो आजकल बड़ा बोल्ड है लेकिन कभी बहुत आम सा या मीडियोकर सा, पेडेस्ट्रियन सा हुआ करता था। और कोशिश ये की कि ये बराबरी करे, एमुलेट करे या फिर मिमिक करे उस पवित्र सैक्रोसेंक्ट एफिशिएंसी को या कार्यकुशलता को जो है बड़े बड़े अस्पतालों की। अब ये कैसे करने की कोशिश की इसने? बाय लगा के बता रहा है, बाय एनकरेजिंग पीपल, एनकरेज करके लोगों को या फिर बढ़ावा दे करके लोगों को कि वो जाएं हॉस्पिटल्स में, दे गो टू द हॉस्पिटल। और किसके बजाय? रादर देन, बजाय रिलाय ऑन करने के या फिर निर्भर रहने के ऐसे क्लिनिक्स पे जो बड़े छिछले हैं, जिनमें ज्यादा डिटेल्ड या ज्यादा केयरफुल आपको इलाज नहीं मिलता। बस गए और आपको 2 नीली और 3 हरी गोलियां दे दी, मिलती है ना आपको छोटे मोटे क्लिनिक्स के अंदर। तो ऐसे क्लिनिक्स में मत जाएं आप जाएं बड़े हॉस्पिटल में, छोटे परफंक्टरी क्लिनिक्स पे आप रिलाय ऑन ना करें। ऐसा ये एनकरेज करता था ये वाला कैंपेन। कह रहा है ये क्लिनिक्स कौन से हैं, कॉमा लगा करके इस क्लिनिक्स के बारे में पूरी बात बताई गई है। कह रहा है जी जहां वेयर इस तरह की केयरलेस जो हैबिट्स थी, बिना केयर की जो इलाज देने की जो आदतें थी, वो प्रोलिफरेट कर चुकी थी, दिन दुगनी रात चुगनी बढ़ चुकी थी, बहुत ही तेजी से, टू मच रैपिडली। रैपिड यानी फास्ट, रैपिडली यानी तेजी से, टू मच यानी बहुत ज्यादा। ये वही क्लिनिक्स हैं जिनमें अचानक से बहुत तेजी से केयरलेस इलाज की हैबिट्स जो हैं आ चुकी थी। और इनके जो आउटकम्स थे या नतीजे थे वो रिलेटिवली या फिर तुलनात्मक तौर पे, कंपैरिजन के तौर पे खराब थे, पुअर थे। और किसके बजाय? ऐसे सिस्टम्स के बजाय जो ज्यादा डिसिप्लिन है, ऐसे हॉस्पिटल्स के बजाय जहां पे सिस्टमेटिकली इलाज होता है। तो ये सेंटेंस को ऐसे अपने को ब्रेक करना था और इसका मीनिंग निकालना था। मुझे पता है ये क्लास अभी तक जो है ना, मेरे ख्याल से 20 मिनट की क्लास हुई होगी, 15 मिनट की हुई होगी। 50% बच्चे ड्रॉप कर जाते हैं यहाँ तक। और मेरी बात नहीं, कोई भी टीचर की किसी भी क्लास को लो, ये इतना डिटेल्ड में पढ़ने का, एक तो सबको पता भी नहीं होता कि ऐसे पढ़ना चाहिए, और दूसरा बहुत लोग सोचते हैं कि यार क्यों पढ़ना है ना, ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे, वो क्या याद कर लेंगे। जब तक इस लेवल तक नहीं आते हो ना
आप अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन से जस्टिस नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये लेवल आजकल है बहुत बच्चों का। आपको लग रहा है कि मेरा नहीं है, मैं ऐसे ही काम चला लूंगा, कट ऑफ निकल जाएगी। ये लेवल लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स, 10-20% स्टूडेंट्स तो ऐसे ही हैं जो इसी लेवल की अंग्रेजी लेकर के एग्जाम में बैठते हैं। तो आप उनसे कभी भी बराबरी नहीं कर पाओगे, एमुलेट नहीं कर पाओगे अगर इस लेवल तक आने की कोशिश नहीं करोगे। ठीक है, अब एक बार इस सेंटेंस को हम फिर से इसकी टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से ब्रेक करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब को ढूंढेंगे। मीनिंग निकाल लिया आपने, वोकैब देख ली। देखो इसमें 3 क्लोज है, इनफैक्ट 4 क्लोज भी हो सकते हैं। पहला क्लोज यानी पहला सब्जेक्ट है कैंपेन, और कैंपेन की वर्ब है सॉट, सब्जेक्ट 1 की वर्ब नंबर 1। अब ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन सब्जेक्ट 1 की वर्ब नंबर 1 ऐसा मैं लिख रहा हूं। दूसरा कैंपेन क्या है? दूसरा कैंपेन है जी, दूसरा जो सब्जेक्ट है वो ये है केयरलेस हैबिट्स, और इनकी वर्ब है हैड जो है प्रोलिफरेटेड, सब्जेक्ट नंबर 2 वर्ब नंबर 2। तीसरा कहां है? तीसरा है जी आउटकम्स, आउटकम यानी नतीजे, और इनकी वर्ब है वर। 3 क्लोज से बना हुआ सेंटेंस है ये। पहले क्लोज में जो सब्जेक्ट था कैंपेन, उसके लिए एक एडजेक्टिव लगा हुआ था प्लान्ड, और उस एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब लगी हुई थी मेटिकुलसली। कौन सा कैंपेन? जो प्लान्ड है, बहुत ज्यादा डिटेल्ड में, बहुत अच्छे से बनाया गया। और इसी कैंपेन के लिए पूरा एक एडजेक्टिवल फ्रेज भी है। एडजेक्टिवल फ्रेज मतलब एक ऐसा वर्ड्स का गुच्छा जो एडजेक्टिव का काम करे, लेकिन उसमें अलग से सब्जेक्ट या वर्ब ना हो, इसलिए वो फ्रेज है। अगर सब्जेक्ट वर्ब होता तो क्लोज बन जाता। तो वो कैंपेन जो कि स्पीयर हेडेड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक ऐसे लीडर के द्वारा, और लीडर के बारे में 2 एडजेक्टिव लगे हुए हैं। पहला एडजेक्टिव है ब्रेजन, दूसरा है पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन कब होता था? वंस, एक बार हुआ करता था कभी, और आजकल कैसा है? बट नाउ है ब्रेजन। ब्रेजन एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब है नाउ, एडवर्ब ऑफ टाइम, और पेडेस्ट्रियन एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब है वंस, यानी एक बार। दोनों एडजेक्टिव आए हैं इस लीडर नाम के नाउन के लिए, और आगे आर्टिकल लगा गया। आर्टिकल हमेशा एडजेक्टिव से पहले आता है, पहले नाउन, उसके पहले एडजेक्टिव, उससे पहले एडवर्ब, उससे पहले आर्टिकल, है ना। इनकी स्ट्रक्चर ऐसी रहती है। और ये जो लीडर नाम का नाउन है, ये बाय प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और आगे बढ़ते हैं। इसने कोशिश क्या की? कैंपेन ने कोशिश की कि ये एमुलेट करे। वर्ब से वर्ड का रिप्लाई दे रहा है टू एमुलेट नाम का इन्फिनेटिव। टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म को बोलते हैं अंग्रेजी में टू इन्फिनेटिव। टू इन्फिनेटिव काफी काम करता है, इस केस में ये नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि वर्ब से वर्ड का रिप्लाई कर रहा है। आपने क्या कोशिश की? मैंने कोशिश की कि मैं बराबर आऊं। तो क्या का रिप्लाई किया तो नाउन बन गया, कब का रिप्लाई किया तो एडवर्ब बन गया, है ना। तो ये टू एमुलेट एक नाउन है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। एमुलेट किसको करना है? एफिशिएंसी को। एमुलेट एक वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी यानी कार्यकुशलता। एफिशिएंसी है सैक्रोसेंट, एक एडजेक्टिव इस नाउन के बारे में कुछ और बता रहा है। फिर आ गई ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन को हमेशा एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। यहां पे है मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, एक नाउन है, प्लूरल नाउन, जो इस ऑफ प्रेपोजिशन की बात, इसका जो है ऑब्जेक्ट बन रहा है। एफिशिएंसी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की। अब देखो ये काम इसने कैसे किया। इस कैंपेन नाम के सब्जेक्ट नंबर 1 ने अपनी वर्ब जो शॉर्ट ली, ये काम एमुलेट करने का इसने कैसे किया? बाय लगा करके इसने पूरा एक फ्रेज लगाया है, ये बन जाएगा एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर। आजकल यही तो पूछ रहे हैं आपसे एसएससी बैंक में, ये बाय वाला फ्रेज क्या काम कर रहा है? एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर। क्यों? क्योंकि ये कैसे की बात कर रहा है। आपने काम कैसे किया? मेहनत से किया। आई क्रैक दिस एग्जाम बाय स्टडिंग स्टूडियसली, बाय स्टडिंग वेरी हार्ड। मैंने एग्जाम को क्रैक किया, और कैसे? बाय स्टडिंग वेरी हार्ड। तो ये बाय से मैंने कैसे की बात कर दी, इसलिए मैनर हो गया। अगर मैं कब की बात करता तो एडवर्बियल फ्रेज ऑफ जो है टाइम हो जाता। अगर मैं प्लेस की बात करता, कहां की, तो एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस हो जाता। आप चाहें तो इस पूरे एडवर्बियल फ्रेज को आप ब्रेक भी कर सकते हैं। अभी आपको ब्रेक करके आगे दिखाऊंगा, अभी मोटा मोटा देख रहे हैं हम। क्लिनिक्स के लिए आगे एक जो है एडजेक्टिवल क्लोज लगा हुआ है। अब देखो एडजेक्टिवल क्लोज क्यों? क्लिनिक्स के बारे में बताया गया, नाउन के बारे में जो बताया वो एडजेक्टिव होता है। कौन से क्लिनिक्स? जहां पे ये सब गंदे काम होते हैं। कौन से क्लिनिक्स? जहां पे ये सब हो रहा था। तो ये पूरा फ्रेज क्लिनिक्स के बारे में बता रहा है, तो ये बन जाएगा एडजेक्टिव। और ये फ्रेज इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब के क्लोज मिलेंगे आपको, हैबिट्स की वर्ब मिलेगी, आउटकम्स की वर्ब मिलेगी, तो ये क्लोज बन जाएगा फ्रेज से। तो ये बन जाता है एडजेक्टिवल क्लोज मॉडिफाइंग द नाउन क्लिनिक्स। इसके अंदर आपको 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब मिल रही हैं। पहला सब्जेक्ट है केयरलेस हैबिट्स, वर्ब है हैड प्रोलिफरेटेड, प्रोलिफरेट करना, बहुत तेजी से बढ़ना। दूसरा सब्जेक्ट है आउटकम्स, वर्ब है इनकी वर्ब। ठीक है, रैपिडली एक एडवर्ब है। कैसे प्रोलिफरेट हुई? बहुत तेजी से जो है प्रोलिफरेट हुई। इस एडवर्ब के लिए दूसरी एडवर्ब लगी हुई है टू मच। टू मच का मतलब है बहुत ज्यादा। एंड कंजंक्शन है, सब्जेक्ट नंबर 2 आया और इसकी वर्ब नंबर 2 है वर। आउटकम्स जो थे वो तुलनात्मक तौर पे खराब थे, और किसके मुकाबले? देन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है मोर डिसिप्लिन सिस्टम के मुकाबले। सिस्टम नाउन बन गया इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। देन कंजंक्शन भी होता है, नाउन भी होता है, सॉरी प्रेपोजिशन भी होता है।
इस केस में प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। चलो अब अगर आप चाहो तो इस बीच वाले जो एडवर्बियल फ्रेज को भी ब्रेक कर सकते हो। ये कैसे बना है देख लेते हैं फटाफट। बाय प्रेपोजिशन है, इसमें टू प्रेपोजिशन है और ऑन प्रेपोजिशन है। तीनों प्रेपोजिशन को आपको एक एक ऑब्जेक्ट देना है। बाय प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट दिया हुआ है एनकरेजिंग नाम की वर्ब की आईएनजी फॉर्म। टू प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट दिया हुआ है हॉस्पिटल नाम का नाउन। ऑन प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट दिया हुआ है क्लिनिक्स नाम का नाउन। क्लिनिक्स के लिए एडजेक्टिव है परफेक्टरी, बहुत ही केयरलेस क्लिनिक्स। ठीक है, रादर देन भी प्रेपोजिशन ही होती है, इसका मतलब होता है बजाय, इसका ऑब्जेक्ट है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरेंड या रिलाइंग। तो इस तरीके से आप इसको भी ब्रेक कर सकते हो गया मोटा मोटा सेंटेंस ब्रेक। एक बार टेक्निकली आपके सामने सारे सब्जेक्ट वर्ब मार्क कर रहा हूं, फिर अपने इस सेंटेंस की पकड़ेंगे एरर्स को। पहला सब्जेक्ट था कैंपेन, वर्ब थी इसकी सॉट। V1 लिख रहा हूं अगेन, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है लेकिन ये सब्जेक्ट 1 की वर्ब नंबर 1 है। दूसरा सब्जेक्ट था केयरलेस हैबिट्स, वर्ब है इसकी हैड प्रोलिफरेटेड। तीसरा सब्जेक्ट है आउटकम्स और वर्ब क्या है इसकी वर। तीन सब्जेक्ट तीन वर्ब आए हैं यानी दो कंजंक्शन होंगी। पहली कंजंक्शन है यहां पे वेयर और दूसरी कंजंक्शन है यहां पे एट। तो इन दोनों कंजंक्शन ने तीन सब्जेक्ट और तीन वर्ब्स को आपस में मिला दिया। प्लान यहां पे एडजेक्टिव है, मेटिकुलसली एक एडवर्ब है। स्पीयर हेडेड ये पूरा का पूरा एडजेक्टिवल फ्रेज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पीयर हेडेड। बाय प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है लीडर, है ना, और लीडर कैसा है पेडेस्ट्रियन भी है और ब्रेजन भी है। दोनों एडजेक्टिव 1 और एडजेक्टिव 2 लीडर के बारे में बता रहे हैं। दोनों एडजेक्टिव जुड़े हुए हैं बट नाम की कंजंक्शन से, और दोनों एडजेक्टिव के पहले एक एक एडवर्ब रखी हुई है, एडवर्ब ऑफ टाइम जो कभी पेडेस्ट्रियन था और जो आजकल ब्रेजन है। ठीक है, चलो एम्युलेट करना है एफिशिएंसी को, एफिशिएंसी नाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है मेडिकल इंस्टीट्यूशन, बाकी आपने देख लिया। तो ये तरीका था इस सेंटेंस को ब्रेक करने का। मुझे लगता है कि काफी लोगों को हैवी लग रहा होगा। वो एक कहावत है ना अंग्रेजी में, बाइट एज मच एज यू कैन च्यू, उतना ही बाइट करो, उतना ही मुंह में रखो जितना आप चबा सको, जितना आप डाइजेस्ट कर सको। तो काफी बच्चों को लग रहा होगा सर ये डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे, इतना कुछ कहां से करेंगे। तो मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं, दिमाग में बिठा लो उसको। पहली चीज तो इस लेवल तक आए बिना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अपना टाइम खराब कर रहे हो। अगर इस लेवल की अंग्रेजी आपकी नहीं है ना, इसके ऊपर भी लेवल्स हैं, वहां भी ले जाएंगे आपको। ये लेवल तक अगर आप नहीं पहुंचे हो, 60-70% तक जो आपने अभी तक सीखा है आप नहीं सीख पा रहे हो, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आजकल 2025-26 में दोगे तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि जो टॉप 20% जनता है वो इस लेवल पे बैठी है, ऑलरेडी सीख लिया है। आधे तो टीचर बन गए हैं, यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। तो अगर इस लेवल तक 20% लोग सीख करके बैठे हैं तो उनसे कैसे कंपेयर आप करोगे, अपने आप को कंपीट कैसे करोगे। तो पहली चीज दिमाग से निकाल दो कि इसके बिना काम चल जाएगा, अब नहीं चलेगा। चल जाता था 2015, 16, 17, 18 तक, अब कोविड के बाद नहीं चलेगा। दूसरी चीज, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है ना, तो इसके पहले की एक क्लास है और इसके बाद की 4 क्लासेस और आएंगी, 5 क्लासेस, इनको आराम से देख लो बिना इस चीज का लोड लिए, तनाव लिए कि आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। अपने आप समझ जाओगे। ठीक है, कोशिश करोगे, जिसका मन होगा अपने आप इस लेवल तक आप पहुंच जाओगे। अब आ जाते हो इस सेंटेंस की अपने एरर्स निकालते हैं। मैं आपको 10-20 सेकंड देता हूं, वीडियो को पॉज करता हूं। जो एरर्स आपको मिल गई हूं बिना मेरे बताए पहले आप जरूर से कमेंट्स में डालना ताकि मैं देख पाऊं। 5 एरर्स हैं इस सेंटेंस में। चलो पहले सबसे इजी वाली शुरू करें। देखो जी, कैंपेन था इस टाइप का जिसकी अगुवाई में था एक इस तरह का लीडर। लेड बाय लिख सकते हैं इसको, स्पीयरहेड को। लेड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, लीड की थर्ड फॉर्म है लेड। वर्ब की थर्ड फॉर्म अंग्रेजी में एडजेक्टिव का काम करती है। जैसे आप एक वर्ब ले लो ब्रेक और एक वर्ब ले लो मेल्ट। ब्रेक की थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन, मेल्ट की थर्ड फॉर्म होती है मेल्टेड या मोल्टन। ब्रेक मतलब तोड़ना, मेल्ट मतलब पिघलाना। अगर मुझे बात करनी हो एडजेक्टिव फॉर्म में टूटा हुआ तो मैं बोलूंगा ब्रोकन। ब्रोकन हाउस, ब्रोकन चेयर, ब्रोकन हार्ट। अगर मुझे एडजेक्टिव में बात करनी है पिघला हुआ, मेल्ट मतलब पिघलाना, तो पिघले हुए को बोलूंगा मोल्टन। मोल्टन चॉकलेट, मोल्टन लावा, पिघला हुआ क्या। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है। ब्रोकन हार्ट टूटा हुआ दिल, मोल्टन लावा पिघला हुआ लावा। वैसे ही वो कैंपेन जिसकी अगुवाई में है, जो लेड बाय है वर्ब की थर्ड फॉर्म में इस तरह के लीडर के द्वारा। तो ये एडजेक्टिवल फ्रेज अगर आपको बनाना है ना, तो ये स्पीयर हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी। इसको आप चेक करो, स्पीयर हेड को। वर्ब स्पीयर हेड है, सेकंड फॉर्म स्पीयर हेडेड, थर्ड फॉर्म भी स्पीयर हेडेड। अंग्रेजी में जो वर्ब्स रेगुलर होती हैं उनकी थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेगी। जैसे रेगुलर वर्ब, एक वर्ब दिखाता हूं, कम। कम एक रेगुलर वर्ब है। कम, केम, कम, V1, V2, V3। देख रहे हो, अलग अलग वर्ब इनकी लिखी हुई है। डिक्शनरी सर्च कर लेना, वर्ड वेब आपको मिल जाएगी, फ्री डिक्शनरी है यूट्यूब पे, मतलब गूगल में आपको बहुत जगह मिलेगी।
तो कम केम कम लिखी हुई है क्योंकि रेगुलर वर्ब है, लेकिन जिस वर्ब के ईडी पीछे लगता है उसको डिक्शनरी में नहीं लिखा जाता है। तो ऐसे ही मैं जब स्पीयर हेड को देखता हूं तो इसके पीछे ईडी लगने की वजह से इस वर्ब की तीनों फॉर्म्स नहीं दी हुई है। तो स्पीयर हेड, स्पीयर हेडेड, स्पीयर हेडेड ऐसे बननी चाहिए। तो ये है पहली एरर, यहां पे आपको स्पीयर हेडेड लिखना चाहिए था। ठीक है, फर्स्ट। अब आ जाओ सेकंड पे, इजी वाली पकड़ो पहले। देखो सेकंड वाली इजी तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। अंग्रेजी में ये सारे वर्ड्स, सारे नाउन्स हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, प्रिजन, हॉस्पिटल, मार्केट, ये सारी ऐसी जगहें हैं जहां पे कोई काम होता है और किसी ऑब्जेक्टिव से इनको बनाया गया है। स्कूल में पढ़ाई करोगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, चर्च में टेंपल में जाकर के पूजा करोगे, है ना। अच्छा, बेड में जाके सोओगे, मार्केट में कुछ बेचोगे, प्रिजन में सजा काटोगे, ऑफिस में काम करोगे, कोर्ट में आपकी पेशी होगी, हॉस्पिटल में इलाज करवाओगे, आर्मी नेवी पुलिस में जाओगे तो वहां आप जॉब करने के लिए जा रहे हो, और सी में जा रहे हो एज अ सेलर यानी नाविक बन के। जब आप इस तरीके से स्कूल में समझिए ना, कॉलेज में बच्चा बन के, समंदर में नाविक बन के, बाजार में व्यापारी बन के, बेड में सोने वाला बन के जाते हो, तो इन नाउन्स के आगे द का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी और पर्पज से जा रहे हो तब इनके आगे द लगाओ। टेक्निकली समझ लिया। अब क्वेश्चन देखो, चिल्ड्रन गो टू द स्कूल एट 8 AM। बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह 8 बजे। अब बच्चे सुबह 8 बजे स्कूल क्यों जाएंगे? खेलने जाएंगे? आप बोलोगे सर किसी भी वजह से गए हो, यहां तो नहीं लिखा हुआ पढ़ने गए हैं। कॉमन सेंस लगाना है। भाषा जो है वो कॉमन सेंस का ही दूसरा नाम है। यहां पे लिखा नहीं हुआ चिल्ड्रन गो टू स्कूल एट AM टू स्टडी, लिखने की जरूरत है ही नहीं। समझ पा रहे हो? तो यहां पे स्कूल जो है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पे पढ़ाई होती है और उसी काम के लिए बच्चे जा रहे हैं, तो अंडरस्टूड होने की वजह से द का इस्तेमाल यहां नहीं होगा। लेकिन आई वेंट टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल, मैं स्कूल में गया प्रिंसिपल से मिलने। अब स्कूल में पढ़ने नहीं गया हूं, मैं कोई और काम करने गया हूं, प्रिंसिपल से मिलने गया हूं। यहां पे द स्कूल बिल्कुल ठीक है। द इंजर्ड वर टेकन टू द हॉस्पिटल। इंजर्ड यानी चोटिल, चोटिल लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया। क्यों ले जाया गया बताने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। इलाज के लिए ले जाया गया, तो टू द हॉस्पिटल मत लिखो। लेकिन आई वेंट टू हॉस्पिटल टू विजिट माई अंकल, मैं हॉस्पिटल गया मेरे अंकल से मिलने। मैं अब इलाज करवाने नहीं गया हूं, साफ साफ लिख दिया मैंने, अंकल से मिलने गया हूं। तो यहां पे द हॉस्पिटल मुझे लिखना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है। लास्ट में क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, यहीं पे अटेम्प्ट करो इसको, वीडियो को पॉज करके। ही वॉज समन्ड टू द कोर्ट यस्टरडे। उसको पेशी के लिए बुलाया गया कोर्ट में कल। समन्स जब किसी को भेजता है जज साहब तो उसको पेशी के लिए बुलाता है। अगर आप नहीं जाओगे तो आपको पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे घर से। तो ऐसे ही उसको सम्मन किया गया, कोर्ट में बुलाया गया पेशी के लिए कल। अब देख लो ये काम क्या कोर्ट का रेगुलर काम है? अगर इरेगुलर है तो देख लो क्या द लगाना है या हटाना है। सभी लोग अटेम्प्ट करना, कॉन्सेप्ट ऐसे ही सीखे जाते हैं, पहले दिमाग में बिठाओ और साथ के साथ उसको अप्लाई करो, डालना कमेंट्स में। अब इस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई कर दो हमारे वाले सेंटेंस पे। पीपल गो टू द हॉस्पिटल रादर देन रिलाइंग ऑन परफेक्टरी क्लिनिक्स। कैंपेन कहता है कि आप हॉस्पिटल में जाओ बजाय खराब क्लिनिक्स के ऊपर रिलाई करने के। वो क्लिनिक्स जहां पे खराब आते होती हैं और जिनके आउटकम जो है, इलाज के नतीजे जो हैं खराब हैं हॉस्पिटल्स के मुकाबले। तो यहां पे कहने की जरूरत या बताने की जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल क्लिनिक में इलाज करवाने की बात हो रही है। कैंपेन कहता है कि अपना इलाज अच्छी जगह से आपको करवाना है। समझ गए? तो पीपल गो टू द हॉस्पिटल नहीं, सिर्फ हॉस्पिटल। तो ये थी एरर नंबर 1 स्पीयर हेडेड। ये है एरर नंबर 2, द का इस्तेमाल यहां नहीं होगा। चलो थर्ड पे आते हैं। थर्ड है जी टू मच और मच टू के बीच का डिफरेंस। अंग्रेजी में दो फ्रेज हैं, टू मच और मच टू। दोनों का मतलब होता है बहुत ज्यादा, लेकिन दोनों में फर्क है। नाउन के लिए एडजेक्टिव लगता है, टू मच एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव एडवर्ब के लिए एक एडवर्ब चाहिए होती है, मच टू एक एडवर्ब है। जब आपको एडवर्ब चाहिए हो, किसी एडजेक्टिव एडवर्ब को बहुत कुछ बताना हो, बहुत ज्यादा बोलना हो, तो मच टू लगाओ। किसी नाउन के लिए बहुत ज्यादा बोलना हो तो टू मच लगाओ। दिस फोन इज टू मच एक्सपेंसिव। ये फोन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। क्या करें यहां? एक सेकेंड। एक्सपेंसिव एक एडजेक्टिव है, कैसे पता लगा? सिंपल फॉर्मूला। एक्सपेंसिव का मतलब महंगा, ये तो पता ही है आपको। और जिस चीज के आगे क्या पूछना पड़े, महंगा क्या? महंगी घड़ी, महंगा घर, महंगा फोन। जिस भी वर्ड के आगे अंग्रेजी में पूछना पड़े क्या। जैसे फास्ट, फास्ट मतलब तेज। अब फास्ट क्या? फास्ट गाड़ी, फास्ट क्या चीज फास्ट, समझ गए ना? तो क्या पूछ रहे हो तो वो अपने आप ही एडजेक्टिव है, उसको एक नाउन की जरूरत है। एक्सपेंसिव के आगे भी क्या लगाना पड़ेगा, ये एक एडजेक्टिव कहलाएगा। एडजेक्टिव के आगे आप अंग्रेजी में लगाते हो एडवर्ब। एडवर्ब यहां पे टू मच नहीं है बल्कि मच टू होनी चाहिए। द फोन इज मच टू एक्सपेंसिव। तो ऐसे ही फॉर्मूला को आपको अप्लाई करना है।
द प्लान इन्वॉल्व मच टू रिस्क फॉर द माइनर रिवॉर्ड। प्लान जो है इन्वॉल्व करता था, शामिल करता था बहुत ज्यादा रिस्क को छोटे से रिवॉर्ड के लिए। रिस्क एक नाउन है, आपको पता होगा रिस्क के आगे क्या लगाने की जरूरत नहीं है, जोखिम। अब जोखिम तो जोखिम ही है, इसके आगे क्या क्यों लगाओगे। रिस्क को अगर आप चेक करोगे तो रिस्क एक नाउन है, ठीक है। तो नाउन के लिए एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव क्या बनेगा इस केस में, एडजेक्टिव बनना चाहिए टू मच, जो कि आपने बना रखा है यहाँ पे क्या, मच टू, ठीक है। तो सेकंड वाले केस में लगाओ टू मच रिस्क। मच टू को फार टू भी बोलते हैं। द फोन इज टू मच एक्सपेंसिव की जगह आपने मच टू एक्सपेंसिव लिखा ना, तो आप इसको फार टू एक्सपेंसिव भी लिख सकते थे। चलिए लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। द रिपोर्ट वॉज टू मच लेंदी। रिपोर्ट बहुत लंबी थी, अब बताओ क्या करें, मच टू लिखें या टू मच लिखें। हाथों हाथ इस क्वेश्चन को यही अटेम्प्ट करो, कमेंट सेक्शन में डालो, आपको आपका फीडबैक मिलेगा। और फॉर्मूला को आपको इस सेंटेंस पे भी लगाना है। ये बता दो मुझे, ये प्रोलिफरेट हुए बहुत तेजी से, रैपिड यानी तेज, रैपिडली यानी बहुत तेजी से एक एडवर्ब है। एडवर्ब के लिए एडजेक्टिव नहीं लग सकता, तो आपने जो टू मच लिखा है इसको लिखो मच टू या फार टू रैपिडली, ठीक है। तो ये एरर नंबर, चलो एरर नंबर 4, बढ़े आगे, धीमे धीमे चल रहा हूं मैं, एकदम डाइजेस्ट करते हुए चलो हर चीज को। एरर नंबर 1 स्पीयर एडिट। एरर नंबर 2 हॉस्पिटल में इलाज करवाने गए तो द निकल गया। एरर नंबर 3 रैपिडली एडवर्ब के लिए दूसरी एडवर्ब चाहिए थी, तो मच टू या फार टू। चलो एरर नंबर 4 है रादर देन में। देखिए अंग्रेजी में दो फ्रेज हैं, रादर देन और इंस्टेड ऑफ। दोनों का मतलब होता है बजाय, लेकिन फर्क क्या है दोनों में। इंस्टेड ऑफ अपने बाद में लेता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, रादर देन अपने बाद में लेता है वर्ब की बेस फॉर्म। इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग या रादर देन कंप्लेन, लेट अस ट्राई फाइंडिंग अ सोल्यूशन। आओ हम कोशिश करें एक सोल्यूशन को फाइंड करने की। चाहे तो लगा दो इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, चाहे लगा दो रादर देन, या देन लगा लेना कंप्लेन। बेस फॉर्म आपको पता है ना, कंप्लेन की बेस फॉर्म कंप्लेन, पीछे एस या ईएस नहीं आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना एस ईएस के कहलाती है बेस फॉर्म। अब देखो दोनों में से सही कौन सा है, दोनों ही सही हैं। फिर भी सेंटेंस में आप बजाय जिस चीज से कंपेयर कर रहे हो, बजाय उस चीज को, उस वर्ब को देख लो। अगर वो वर्ब बेस फॉर्म में लगी हो तो रादर देन का इस्तेमाल कर दो बेस फॉर्म के साथ, सॉरी बेस फॉर्म में लगी, हाँ, और अगर आईएनजी फॉर्म में लगी हो तो इंस्टेड ऑफ का इस्तेमाल कर दो। जैसे बजाय कंप्लेन करने के हम करें कोशिश, लेट अस ट्राई। ट्राई किसके बजाय करना है, कंप्लेन करने के बजाय करना है। ट्राई वर्ब को कंप्लेन वर्ब से आप कंपेयर कर रहे हो। ट्राई एक वर्ब की बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म है ना, तो यहां पे वो वाला लगाओ जो बेस फॉर्म से सेट बैठता हो, तो यहां लिख दो रादर देन, इंस्टेड ऑफ मत लिखो, यहां लिखो रादर देन कंप्लेन। वी मस्ट एक्ट रादर देन टॉकिंग अबाउट, टॉक अबाउट या इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट चेंज। हमें हरकत में आना होगा बजाय बात करने के बदलाव की। देखो दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो बजाय लगा के, हरकत में आने की, बात करने के बजाय। एक्ट वर्ब को टॉक वर्ब से जो है कंपेयर कर रहे हो। एक्ट वर्ब की बेस फॉर्म है, और यहां पे टॉक को आप बेस फॉर्म में रख के रादर देन का इस्तेमाल कर दो, रादर देन टॉक अबाउट चेंज वी मस्ट एक्ट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को अगर अप्लाई करें तो यहां देखो, यहां पे आपने कंपेयर किया, लोग जो है हॉस्पिटल जाएं, पीपल गो टू द हॉस्पिटल, द निकाल दिया आपने, और बजाय किसके, निर्भर रहने के केयरलेस क्लिनिक्स पे, झोला छाप क्लिनिक्स पे। हॉस्पिटल जाओ बजाय ऐसे क्लिनिक्स पे निर्भर रहने के, डिपेंड करने के। तो गो और रिलाय वर्ब का कंपैरिजन हो रहा है। गो वर्ब की बेस फॉर्म में है तो रादर देन लगाओगे, रादर देन के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म लगाओगे, यहां लिखो रादर देन रिलाय ऑन परफेक्टली क्लिनिक्स। तो ये है एरर नंबर 3, रिलाइंग का आईएनजी निकाल दो, रादर देन के साथ में बेस फॉर्म का इस्तेमाल करो। गो के साथ हमने मैच किया, अगर यहां वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती तो फिर उस केस में रिलाइंग बिल्कुल ठीक होता, पर फिर रादर देन को इंस्टेड ऑफ में चेंज करना पड़ता। तो ये है जी एरर नंबर 4। पांचवी, चलो पांचवी छवीं एक दूसरे से कनेक्टेड ही हैं। देखो ये दो वर्ड हैं, कंपैरेटिवली और रिलेटिवली, दोनों एडवर्ब अंग्रेजी में, और दोनों एडवर्ब करती हैं कंपैरिजन। कंपैरेटिवली यानी तुलनात्मक तौर पे, रिलेटिवली यानी तुलनात्मक तौर पे। जब दो चीजों का कंपैरिजन या एडवर्ब कर रही हैं तो इनके साथ में एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री रखो, कभी भी कंपैरेटिव डिग्री इनके साथ में मत लगाओ। जैसे अपने हिंदी बोलते हैं ना, ये ज्यादा बेहतर है, बेहतर ही अपने आप में ज्यादा बेहतर होता है। अच्छा और बेहतर यानी बेटर, समझ रहे हो ना, अच्छा से बेहतर, गुड से बेटर आपने बना दिया, तो ज्यादा बेहतर मत लिखो, ज्यादा क्यों लगा रहे हो। वैसे कंपैरेटिवली रिलेटिवली को आप कंपैरेटिव जो है कंपैरेटिव डिग्री के साथ में यूज मत करो। अब क्वेश्चन देखो, द क्लाइमेट हियर इज कंपैरेटिवली माइल्डर ड्यूरिंग विंटर। जो मौसम है यहां तुलनात्मक तौर पे माइल्ड है, ज्यादा नरम है विंटर्स के दौरान। देखो माइल्ड यानी नरम, एडजेक्टिव की डिग्री है माइल्डर,
कंपैरेटिव, आपने इस्तेमाल कर दिया है किसके साथ, कंपैरेटिवली के साथ। देख रहे हो ना, माइल्डर एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है, सेकंड डिग्री है, थर्ड डिग्री है, माइल्डेस्ट। तो माइल्ड, माइल्डर, माइल्डेस्ट, माइल्डर को माइल्ड में चेंज करो अगर कंपैरेटिवली आपने ऑलरेडी लगा दिया है। द वेदर हियर इज, द क्लाइमेट हियर इज माइल्ड या कंपैरेटिवली माइल्ड ड्यूरिंग विंटर। द रिवाइज पॉलिसी इज रिलेटिवली सिंपलर एंड बेटर स्ट्रक्चर्ड। ये जो नई पॉलिसी है तुलनात्मक तौर पे ज्यादा सीधी है और अच्छे से स्ट्रक्चर्ड है। अगेन रिलेटिवली का इस्तेमाल हुआ तो सिंपलर और बेटर का इस्तेमाल मत करो, इनकी कंपैरेटिव डिग्री लगाओ। सिंपल की सिंपलर बना रखा है तो सिंपल बना दो इसको, और बेटर की जगह यहां पे लिखो वेल। ध्यान देना यहां गुड नहीं लगेगा, गुड का भी बेटर होता है और वेल का भी बेटर होता है। गुड एक एडजेक्टिव है, वेल एक एडवर्ब है। स्ट्रक्चर्ड एडजेक्टिव के लिए हमें एडवर्ब लगानी पड़ेगी, यहां पे गुड का इस्तेमाल नहीं हो सकता। एडजेक्टिव को एडवर्ब मॉडिफाई करती है, दूसरा एडजेक्टिव मॉडिफाई नहीं करेगा। इसलिए रिलेटिवली सिंपल एंड वेल स्ट्रक्चर्ड लिखना, एडवर्ब वेल का इस्तेमाल करना, गुड स्ट्रक्चर्ड मत लिखना। थर्ड सेंटेंस देखो, द रिवाइज्ड पॉलिसी इज कंपैरेटिवली सिंपलर देन द अर्लियर वन। ये जो नई पॉलिसी है तुलनात्मक तौर पे ज्यादा सीधी है पुरानी वाली के। क्या करना है, सिंपलर का सिंपल बना देना, यही करोगे ना। कंपैरेटिवली के साथ में नहीं आती आपको पता है, लेकिन ध्यान दो यहां पे देन का इस्तेमाल हुआ है। अंग्रेजी में देन जब भी लगेगा तब तुलना होगी, और तुलना होने के लिए कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होना जरूरी है देन के साथ। तो ये सिंपलर को अब आप यहां से हिला नहीं सकते हो, सिंपलर देन आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या करें, इस फॉर्मूला को अभी भी अप्लाई करना है, तो इस क्लेश को काटने के लिए आपको यहां से कंपैरेटिवली को ही हटा देना चाहिए। या तो डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर दो, या फिर नहीं चेंज कर पा रहे हो देन की वजह से आप मजबूर हो, तो फिर कंपैरेटिवली रिलेटिवली की सेंटेंस में कोई जगह नहीं है, उसको हटा दो। तो इस फॉर्मूला की, इस कॉन्सेप्ट की एक्सेप्शन को भी ध्यान रखना। अब इस फॉर्मूला को अगर अप्लाई करेंगे ना, तो यहां पे वही हुआ रिलेटिवली पूरर, पूरर यानी ज्यादा खराब। तो कंपैरेटिवली रिलेटिवली पूरर के बाद में देन लगा हुआ है, तो इसको तो छेड़ नहीं सकते। तो चुपचाप इस कंपैरेटिवली रिलेटिवली को जो लिखा है यहां से हटा दो। आउटकम्स वर पूरर देन मोर डिसिप्लिन्ड सिस्टम। चलो लास्ट कॉन्सेप्ट एक और करवा देते हैं आपको, मजा आ रहा होगा, होपफुली चीजें आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो। अंग्रेजी में कंपैरिजन सिमिलर थिंग्स के बीच में होता है, और अंग्रेजी में क्या हिंदी में भी होता है। अगर आप तेज बोल रहे हो तो गाड़ी को गाड़ी से कंपेयर करो, कार को स्कूटर से कर लो, बाइक से कर लो, साइकिल से कर लो, प्लेन से कर लो, लेकिन कार को घर से तो कंपेयर नहीं कर सकते। तेरी कार मेरे घर से तेज है, ऐसा होगा? मेरा सेब या मेरा खाना, मेरा लंच तुम्हारे पेन से ज्यादा स्वादिष्ट है, ऐसा बोलोगे? मेरा लंच आपके ब्रेकफास्ट से, आपके डिनर से, आपके फ्रूट से, आपके जो भी खा रहे हो आप खाने की चीज से ज्यादा स्वादिष्ट हो सकता है, आपके पेन से ज्यादा स्वादिष्ट नहीं हो सकता। समझ पा रहे हो? तो ऐसे आपको कंपैरिजन हमेशा सिमिलर चीजों में करना है। द इनकम ऑफ माई फादर या अंकल इज हायर देन माई फादर। जो इनकम है, जो आमदन है मेरे पिताजी, मेरे अंकल की, चाचा की, वो ज्यादा है मेरे पिताजी से। मेरे चाचा की आमदन मेरे पिताजी से ज्यादा नहीं हो सकती, मेरे पिताजी की आमदन से ज्यादा हो सकती है ना। मेरा लंच आपसे ज्यादा स्वादिष्ट नहीं हो सकता, आपके लंच से ज्यादा स्वादिष्ट हो सकता है। तो मतलब हायर देन द इनकम ऑफ माई फादर, मुझे ऐसा लिखना चाहिए। तो ये सेंटेंस ऐसे बनता है, इस फॉर्मूला को ध्यान रखना। द इनकम ऑलरेडी लिखा जा चुका है, तो दूसरी बार द इनकम मत लिखो, इसकी जगह लगा दो दैट। द इनकम ऑफ माई अंकल इज हायर देन दैट ऑफ द इनकम की जगह लिख दिया दैट ऑफ माई फादर। ये सेंटेंस ऐसा भी आ सकता है, माई अंकल्स इनकम इज हायर देन माई फादर। मेरे अंकल की इनकम मेरे पिताजी से ज्यादा है, गलत है। माई फादर्स इनकम आपको लिखना चाहिए, और लास्ट में इनकम आ रहा है तो इसकी जगह दैट इस केस में नहीं लगेगा। ऐसा ना हो यहां पे आपने दैट ऑफ लिखा था इनकम की जगह, तो यहां पे फादर्स इनकम की जगह फादर्स दैट लिख दो, नहीं। लास्ट में अगर आ रहा है तो उसकी जगह आपको दैट नहीं लगाना। हाँ, आप उसको छोड़ सकते हो, माई अंकल्स इनकम इज हायर देन माई फादर्स ऐसा लिख करके छोड़ सकते हो। इनकम लिखना यहां पे वॉलंटरी है, लिखो तो भी ठीक, नहीं लिखो तो भी अंडरस्टूड है। द फैसिलिटीज इन गवर्नमेंट स्कूल्स आर इंफीरियर टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। जो सुविधाएं हैं सरकारी स्कूलों में वो खराब होती हैं, कमतर होती हैं प्राइवेट स्कूलों के। प्राइवेट स्कूलों से कम नहीं होती हैं, उनकी सुविधाओं से कम होती है। तो देन द फैसिलिटीज इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, समझ गए ना। तो द फैसिलिटीज को द फैसिलिटीज से कंपेयर करोगे, दूसरी बार द फैसिलिटीज लिखने की जगह यहां पे आप दोज का इस्तेमाल करें। इनकम के लिए आपने लगाया था दैट क्योंकि इनकम सिंगुलर है, फैसिलिटीज के लिए आप लगा रहे हो दोज क्योंकि फैसिलिटीज प्लूरल है। तो दैट और दोज दोनों को देख करके लगाना, सिंगुलर के लिए दैट, प्लूरल के लिए दोज, ठीक है। तो फैसिलिटीज इन गवर्नमेंट स्कूल्स आर इंफीरियर टू दोज या फैसिलिटीज या दोज इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। तो यही फॉर्मूला यहां अप्लाई होना था।
आउटकम्स वर रिलेटिवली पुअर, रिलेटिवली आपने निकाल दिया, आउटकम्स वर पुअर देन द आउटकम्स ऑफ मोर डिसिप्लिन्ड सिस्टम। आउटकम जो है डिसिप्लिन्ड सिस्टम के आउटकम से पुअर थे। द आउटकम दूसरी बार मत लिखो, यहां लिख दो दोज ऑफ डिसिप्लिन्ड सिस्टम। ठीक है, आउटकम्स वर रिलेटिवली पुअर देन दोज ऑफ डिसिप्लिन्ड सिस्टम। चलिए क्लास को रैपअप करेंगे। होपफुली आपको मजा आया होगा, कॉन्सेप्ट बहुत सारे थे, एक बार दो बार देखना पड़े वीडियो को तो घबराओ मत, है ना। ऐसी 6-7 वीडियोस करेंगे, उसमें आप सब लोग बहुत अच्छे से क्या बोलते हैं उसको, मास्टर बन जाओगे है ना इस आर्ट के अंदर। चलिए क्लास को एक लाइक और एक शेयर दें। कोई क्वेरी हो, सजेशन हो, क्लास के लास्ट में कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अपना फीडबैक जरूर से दिया करो ताकि इस क्लास को इसी जोश और इसी प्यार के साथ में हर वीक लाया जा सके। अंटिल देन नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी, थर्ड क्लास में, थर्ड लेक्चर में। साइनिंग आउट।